स्वचेष्टिता। Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर। Co-presented by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक। Co-powered by मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है और इससे जान ली भी जा सकती है। भारत ने अपना डिजिटल यूपीआई पेमेंट सिस्टम बनाया है जिसे दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आज यूपीआई दुनिया का नंबर 1 पेमेंट गेटवे बन गया है। लेकिन पाकिस्तान उसी डिजिटल वॉलेट का दुरुपयोग करके आतंक की नई दुकान सजाने में लगा है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि भारत टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करता है और पाकिस्तान उसी का दुरुपयोग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश-ए मोहम्मद के जिन ठिकानों को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया था, अब उन्हें दोबारा बनाने के लिए जैश-ए मोहम्मद डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके चंदा इकट्ठा कर रहा है। यह आतंकवादी पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के इस नए डिजिटल जिहाद को डिकोड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से 2 बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। उन्होंने पहला संदेश लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिया। नए एंटी करप्शन कानून की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन पार्टियों को बहुत परेशानी हो रही है जिनके नेता जमानत पर बाहर हैं, जिन पर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरा संदेश उन्होंने राहुल गांधी को दिया जो वोट चोरी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों को बसाने में लगी है, लेकिन बिहार की जनता के हक पर किसी को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। आज हम बिहार में विकास वर्सेस वोट चोरी की पॉलिटिक्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। और आखिर में आपके लिए आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को डिकोड करेंगे। अब स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स की कैद में नहीं रखा जाएगा। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजा जाए। और आपको याद होगा तब हमने इस आदेश के हर पहलू को आपके लिए डिकोड किया था और आपको बताया था कि यह फैसला अधूरा है, इसे इंसानियत और इंसाफ दोनों की नजर से देखना होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कुछ सुझावों को अपने फैसले में शामिल किया है और आज हम इस पर दोनों पक्षों को आपके सामने एक बार फिर से रखेंगे। लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। अब उस नुकसान की भरपाई के लिए नए आतंकवादी सेंटर्स और आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स बनाए जा रहे हैं और जिसके लिए यह सारा पैसा डिजिटल वॉलेट्स के इस्तेमाल से आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया था। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के बैंक खातों पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद ने डिजिटल वॉलेट्स की मदद से 121 करोड़ रुपए का चंदा जमा करने का अपना लक्ष्य बनाया है और इसे जैश का अब तक का सबसे बड़ा फंडिंग अभियान बताया जा रहा है। इस फंडिंग से पूरे पाकिस्तान में 313 नए आतंकवादी ठिकाने बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश-ए मोहम्मद और दूसरे आतंकवादियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और अब इस नुकसान की भरपाई के लिए ये आतंकवादी पाकिस्तान के लोगों से और बाहर भी चंदा मांग रहे हैं। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था और यह संभव है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हुए इस नुकसान की पूरी खबर या कुछ बातें दुनिया से छिपा ली हो और शायद इसीलिए अब जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क दोबारा बनाने के लिए इतना पैसा अब जुटाया जा रहा है
और आज हम सबूतों के साथ पाकिस्तान के इस डिजिटल जिहाद पर एक स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से जैश ए मोहम्मद डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ये पैसा इकट्ठा कर रहा है और पाकिस्तान के इन डिजिटल वॉलेट्स के नाम देखिए क्या क्या है, इजी पैसा और साडा पे। और इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2000 से ज्यादा अकाउंट्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का एक ऑडियो मैसेज लगातार शेयर किया जा रहा है और उसके पोस्टर्स दिखाकर भी लोगों से चंदा मांगा जा रहा है और यह पैसा किसी बैंक अकाउंट में जमा होने के बदले सीधे डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि बैंक अकाउंट्स इस आतंकवादी संगठन के फ्रीज किए जा चुके हैं, बैंक अकाउंट्स ये लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने ये नया तरीका निकाला है टेक्नोलॉजी के जरिए। पाकिस्तान के ये डिजिटल वॉलेट्स बैंकिंग नेटवर्क के बाहर काम करते हैं, जिसमें पैसा ट्रांसफर करने या कैश निकालने की भी सुविधा होती है और जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता। और पाकिस्तान FATF के सामने लगातार झूठ बोलता रहता है कि उसने जैश ए मोहम्मद की फंडिंग पर रोक लगा दी है, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। और FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में आतंकवाद की फंडिंग की निगरानी करती है और उसे रोकती भी है। मसूद अजहर का परिवार इस समय 7 से 8 डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करता है और हर 3 से 4 महीने के बाद नए डिजिटल वॉलेट्स में इनका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद हर महीने कम से कम 30 नए डिजिटल वॉलेट्स बना रहा है ताकि उसे मिलने वाली फंडिंग को दुनिया भर से छिपाया जा सके। और इस समय जैश की 80% फंडिंग इन्हीं डिजिटल वॉलेट से हो रही है और जैश ए मोहम्मद कुल मिलाकर सालाना करीब 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से भी आता है। यानी ये डिजिटल वॉलेट्स जैश ए मोहम्मद के लिए डिजिटल हवाला नेटवर्क की तरह काम करते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदने के लिए, ट्रेनिंग कैंप्स बनाने के लिए और आतंकवाद का प्रचार करने के लिए किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ये सारे जो तंत्र हैं ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। FATF ने अपनी जुलाई 2025 की रिपोर्ट में यह कहा था कि जैश ए मोहम्मद अब फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग भी शामिल हैं और निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए इस फंडिंग का पता लगाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। ये सारी तस्वीरें जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन सब तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि कैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI और ये आतंकवादी एक साथ मिले हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 7 मई 2025 की तस्वीर है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी मारे गए थे, लश्कर ए तैयबा के कई आतंकवादी मारे गए थे। और जब इन आतंकवादियों के शव सामने पड़े थे उस समय पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि वहां की सेना और ये आतंकवादी मिले हुए हैं, वरना इन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के ये बड़े बड़े अधिकारी शामिल क्यों होते? अब आपको बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद आखिर इतना चंदा जमा क्यों कर रहा है और इसका क्या करेगा। जैश करीब 121 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहता है, ये उसने अपना लक्ष्य रखा है, जबकि बर्बाद हुए आतंकवादी ठिकानों को दोबारा से बनाने के लिए और पाकिस्तान में नए आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स बनाने के लिए उसके लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से उसके तब भी 83 करोड़ रुपए बच जाएंगे, यानी वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा चंदा इकट्ठा कर रहा है। तो आज आपके लिए बड़ा खुलासा यह है कि इन 83 करोड़ रुपयों से जैश ए मोहम्मद अपने लिए हमास और तहरीक तालिबान की तरह हमला करने वाले कुछ लेटेस्ट ड्रोन्स और आधुनिक हथियार खरीदना चाहता है। जैश चाहे तो इतने रुपयों में आत्मघाती ड्रोन्स खरीद सकता है या फिर हमला करने वाले 300 क्वाडकॉप्टर्स भी
वो खरीद सकता है। मौजूदा कीमत के हिसाब से पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट में जैश ए मोहम्मद 3,200 ड्रोन्स या फिर 10,000 से ज्यादा क्वाडकॉप्टर्स खरीद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जैश ए मोहम्मद दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सेना वाले आतंकवादी संगठनों में से एक बन जाएगा। तो सोचिए, ड्रोन्स आजकल दुनिया भर की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं, अब पाकिस्तान के आतंकवादी भी ड्रोन्स खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इन हथियारों को खरीदने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जैश ए मोहम्मद को मदद दे सकती है, जिससे वो भारत में एक बार फिर से कोई बड़ा हमला कर सकता है। जैश ए मोहम्मद अब 313 नए आतंकवादी ठिकाने बनाना चाहता है और इसके दो मकसद हो सकते हैं। पहला, जैश ए मोहम्मद अब पाकिस्तान के ही एक और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरह अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसा अगर कोई और हमला भारत करे तो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर कम पड़े। और दूसरा, मसूद अजहर और उसके परिवार के लिए 3 से 4 बड़े और सुरक्षित ठिकाने बनाए जाएं। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में मसूद अजहर के भी कई रिश्तेदार मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान शायद भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोका गया है। अगर पाकिस्तान में नए टेरर सेंटर्स ऐसे ही बनते रहे तो ऑपरेशन सिंदूर किसी भी समय दोबारा शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारत अभी तक अपने हथियारों से हमला कर चुका है, उन्हें नष्ट कर चुका है। सिंधु जल संधि को स्थगित करके भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को भी अपना एक हथियार बनाया है। लेकिन आज हम 2 नए आइडिया भारत को भी दे रहे हैं और ये नई जरूरत है। अब हमें अपने इस हमले में डिजिटल स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को भी जोड़ना होगा और पाकिस्तान के खिलाफ ये हमारी 2D स्ट्राइक होगी। ये 2D जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक डिजिटल स्ट्राइक करें और दूसरा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी हम जारी रखें, और हथियारों की स्ट्राइक तो हम कर ही रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिलने वाली इस डिजिटल फंडिंग की मॉनिटरिंग कर सकता है और भारत को करनी भी चाहिए। और FATF जैसी संस्थाओं में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देकर साइबर और कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत पाकिस्तान को घेर सकता है और भारत को घेरना चाहिए। अगर आज ये सारे सबूत हमारे पास आ गए हैं तो इसका मतलब यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी ये सबूत आ चुके होंगे और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर हथियारों के साथ साथ एक डिजिटल स्ट्राइक की जाए, फिर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जाए। ये सारे सबूत आज अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने रखने चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने चाहिए, क्योंकि ये सब होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ देख रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को एक चमकती हुई मर्सिडीज कार बताया था और पाकिस्तान को पत्थर ढोने वाला या कबाड़ ढोने वाला एक पुराना डंपर ट्रक जैसा बताया था। और तब उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हाईवे पर इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो सोचिए भारत को कितना नुकसान होगा। लेकिन आज हम जनरल असीम मुनीर को यह बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के इस पुराने धुराने ट्रक की टक्कर भारत की इस चमचमाती मर्सिडीज से हो भी जाए तो उसका नतीजा यह होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत की यह चमचमाती मर्सिडीज अब पाकिस्तान के इस पत्थर ढोने वाले पुराने जमाने के ट्रक को एक ही झटके में नष्ट कर देगी। तो ये जो तस्वीर है ये हमने असीम मुनीर के लिए बनाई है और अगर पाकिस्तान में बैठे दर्शक हमें देख रहे हैं या असीम मुनीर तक हमारा ये वीडियो पहुंचता है तो उन्हें अब ये समझ जाना चाहिए कि अगर भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है और पाकिस्तान ये पुराना धुराना ट्रक है और अगर इनकी टक्कर हुई तो भारत की जो मर्सिडीज है ये चमकती तो है, लेटेस्ट है, देखने में सुंदर दिखती है, लेकिन ये एक बख्तरबंद से भी ज्यादा मजबूत है। और आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असीम मुनीर को यही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ दोनों देश आजाद हुए थे, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान आज भी एक पुराने जमाने के टूटे फूटे ट्रक जैसा है तो यह पाकिस्तान की नाकामी है और असीम मुनीर ने खुद ये बात अब स्वीकार कर ली है।
जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग Mercedes coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who is going to be the loser? यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए किसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। भारत के रक्षा मंत्री ने आज असीम मुनीर को एक करारा जवाब दिया है। उनका बयान आप देखिए और उनके बयान को हमने तस्वीरों में तब्दील किया है। वो तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए। असीम मुनीर चाहते थे कि भारत की ये जो चमचमाती मर्सिडीज है और उनका पाकिस्तान रूपी जो पुराना धुराना ट्रक है, इसकी एक टक्कर अगर हो जाए तो क्या होगा। आज वही तस्वीर हमने आपके लिए बनाई है और ये तस्वीर असीम मुनीर तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आज भारत पर 50% टैरिफ लगाकर मनमानी करने की डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति फेल हो रही है और भारत से संबंध बिगाड़ने की वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। इसलिए आजकल ट्रंप के करीबी लोग काफी परेशान हैं। अब ट्रंप को बचाने के लिए उनके ट्रेड एडवाइजर यानी व्यापार सलाहकार पीटर नवेरो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तो खुद ही टैरिफ का महाराजा है। भारत को उन्होंने टैरिफ का महाराजा बताया है। आप सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। They have higher tariffs, there are Maharaja tariffs, higher non-tariff barriers. We run a massive trade deficit with them, so that hurts American workers, hurts American businesses. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. वैसे एक पत्रकार ने पीटर नवारो से चीन के बारे में भी पूछा और कहा कि आप भारत पर तो इतना टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन चीन रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसका क्या। लेकिन इस सवाल का जवाब ना तो ट्रंप के सलाहकार के पास है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के पास है। ट्रंप के सलाहकार रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में आरोप लगाते हैं कि उस संदर्भ में भारत पर ये जो 50% टैरिफ लगा है ये बिल्कुल सही लगा है, वो इसे सही मानते हैं। जबकि सच ये है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध से आज सबसे ज़्यादा मुनाफा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कमा रहे हैं और ये बात खुद ट्रंप के ही वित्त मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप खुद यूक्रेन के लिए हथियारों को बेचने के लिए 10% ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। आज यूरोपीय देश हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और यूक्रेन ये सभी हथियार कहां से खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है और अमेरिका को हर मामले में फायदा ही फायदा है। ट्रंप के मंत्री के 10% वाले बयान के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप को मिस्टर 10% कहकर बुलाया जा रहा है और उनकी आलोचना हो रही है। ट्रंप के नए दोस्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी मिस्टर 10% एक जमाने में कहा जाता था।
उन पर आरोप था कि पाकिस्तान सरकार में वो किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी तभी दिलवाते थे जब उन्हें 10% कमीशन मिलता था। तो पहले ये मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब दुनिया के नए मिस्टर 10% हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका आज भारत के साथ व्यापार घाटे का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच यह है कि भारत के मुकाबले चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 6 गुना ज्यादा है। 2024 में भारत और अमेरिका के कारोबार में अमेरिका को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा था। इसी दौरान चीन और अमेरिका के कारोबार में व्यापार में अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। इसी तरह से रशिया से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने का आरोप भी अमेरिका जो लगा रहा है वो गलत है। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच भारत ने रशिया के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 38% हिस्सा खरीदा, जबकि इसी दौरान चीन ने रशिया से 47% का हिस्सा खरीदा। इन दोनों आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका रशिया का बहाना बनाकर भारत के खिलाफ जानबूझकर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ घटा दे, जिससे अमेरिकी कंपनियों की भारत में आसानी से एंट्री हो जाए। लेकिन इससे हमारे देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को बहुत नुकसान होगा और इसीलिए भारत इन कंपनियों को भारत के बाजार में आने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं है और भारत इन क्षेत्रों में टैरिफ घटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज जो खबर हमने आपको पाकिस्तान के बारे में दिखाई है और शुरू में जो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो लोगों की जान बचा भी सकती है और जो लोगों की जान ले भी सकती है। भारत टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के लोगों की जान बचा रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उसी टेक्नोलॉजी के जरिए आतंकवादियों को और मजबूत बना रहा है, लोगों की जान लेने की तैयारी कर रहा है। और आज जो सबूत हमें मिले हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के कि वो कैसे डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज को मूर्ख बना रहे हैं। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज दावा करती हैं कि हम आतंकवादियों पर नजर रखे हुए हैं, जो आतंकवाद के सर्टिफिकेट बांट रही हैं, आज उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि पाकिस्तान कैसे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आतंकवादियों को पैसा पहुंचा रहा है। इसलिए पाकिस्तान पर यह डिजिटल स्ट्राइक अब बहुत जरूरी है और इसके फॉर्मूले का नाम हमने रखा है 2D। और जब तक भारत और दुनिया के बाकी बड़े बड़े देश पाकिस्तान पर यह 2D स्ट्राइक नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को अकल आने वाली नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ भारत के लिए ही एक खतरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, इन्हें पैसा दे रही है, हथियार दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, पाकिस्तान की सेना सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए आज एक खतरा है। आप कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वाले आतंकवादी हैं और यूनिफॉर्म वाले जो आतंकवादी हैं वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर जब उनके हाथ में न्यूक्लियर हथियार भी हों। ये बात आज डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद अमेरिका इस बात को समझेगा, लेकिन याद रखिएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब इसके बाद आपको अपने देश में लाते हैं और अपने देश में डॉग लवर्स के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। अब स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में जबरदस्ती नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जब स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था, तब हमने उसी दिन इस आदेश के सभी पहलुओं को आपके लिए डिकोड किया था और उस दिन हमने कई बड़े सुझाव दिए थे, महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आज हमें बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे भी कुछ सुझावों को शामिल किया गया है। सबसे पहले आप 12 अगस्त का डिकोड का ये वीडियो देखिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि 12 अगस्त को हमने कौन कौन से सुझाव दिए थे। ज्यादा आक्रामक हैं उन्हें शेल्टर में भेज दिया जाए और जो बिल्कुल ठीक हैं जिनकी मानसिक स्थिति उन्हें अडॉप्ट करवा दिया जाए। शेल्टर से ही केवल शांत और अच्छे स्वभाव वाले कुत्तों को गोद लेने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। डॉग स्टरलाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि कुत्तों की संख्या और ना बढ़े। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से होना चाहिए ताकि रेबीज का खतरा कम हो जाए
और इन डॉग्स को खिलाने के लिए जगह जगह फीडिंग एरियाज हम बना सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज और अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले लोग इन डॉग्स के भोजन और स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए खुद से अपने छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, सारे सुझाव हमने 12 अगस्त को दिए थे और आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने देश भर के स्ट्रे डॉग्स को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। तो पहली बात तो ये समझिए कि पहले ये मामला था दिल्ली और एनसीआर का, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना फैसला सुनाया है, ये पूरे देश के आवारा कुत्तों पर लागू होगा। पूरे देश में, हर राज्य में, हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में ये फैसला लागू होगा। जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन करने के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जो आवारा कुत्ते आक्रामक हैं या जिन्हें रेबीज है, सिर्फ उन्हीं कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाएगा और बाकी के जो कुत्ते हैं उन्हें वैक्सीनेशन उनका करके दोबारा उनके इलाकों में छोड़ दिया जाएगा। स्ट्रे डॉग्स को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है उसकी एक कॉपी लेकर आया हूं और इसमें साफ लिखा है, द डॉग्स दैट आर पिक्ड अप शैल बी स्टरलाइज्ड, dewormed, vaccinated and released back to the same area from which they were picked up। यानी जिन इलाकों से उन्हें लाया गया है उनका वैक्सीनेशन करके उन्हें डीवॉर्म करके वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा। It is however clarified that this relocation shall not apply to the dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies and those that display aggressive behavior. Such dogs shall be sterilized and immunized, but under no circumstances should they be released back into the street। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। The feeding areas shall be created or identified keeping in view the population and concentration of stray dogs in the particular municipal ward। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए नगर निगम अलग से कोई स्थान नियुक्त करेगा। इनके लिए अलग से फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। जैसे मैंने एआई की मदद से आपके लिए बताया है कि स्ट्रीट डॉग्स को यहां खाना खिलाएं, इस प्रकार के फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आप उन्हें कहीं भी खाना नहीं खिला पाएंगे। उन स्थानों पर बाकायदा बोर्ड लगाकर स्पष्ट लिखा जाएगा कि कुत्तों को केवल इसी जगह पर खाना खिलाया जाए। आपको याद होगा, हमने भी जगह जगह पर अलग से फीडिंग पॉइंट बनाने की सलाह दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना है। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुत्तों को खिलाने की जगह की अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए हर नगर निगम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन आदेशों के पालन में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को स्ट्रे डॉग्स को गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, वो नगर निगम से संपर्क करके इन स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और ऐसे कुत्तों को टैग किया जाएगा। लेकिन इन कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जा सकता और जो लोग इन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि गोद लिए गए इन कुत्तों को दोबारा से गलियों में, सड़कों पर ना छोड़ा जाए। आपको याद होगा, हमने शेल्टर होम से ही कुत्तों को अडॉप्ट करने का आइडिया दिया था और हमने ये भी कहा था कि इस बात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा और 8 हफ्ते के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी, जब इसके जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, सरकारें हैं, नगर निगम हैं, वो भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दिलचस्प फैसला भी दिया। इस मामले में जो एनिमल लवर्स या एनजीओज ने याचिका दायर की थी, अब उन्हें भी 7 दिन के अंदर अलग से रजिस्ट्री फीस जमा करानी होगी। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को 25,000 रुपए और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा कराने का आदेश दिया है और इस पैसे का इस्तेमाल स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर होम्स बनाने या दूसरी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। अब आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अलग अलग पक्षों ने अपनी क्या राय दी है। जेंटल सोल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट इनोसेंट एंड जेंटल। अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस है।
और डॉग अगर अग्रेसिव हुआ है वो किसी रीजन से हुआ है, तो कभी किसी ने कोई वो रीजन फाइंड आउट करने का कोशिश किया है? बस एक सुओ मोटो निकाल दिया। सो हम लोग यहाँ पर हैं, वी वांट टू बी द वॉइस ऑफ दीज वॉइसलेस सोल्स जो बोल नहीं सकते। हम लोग बहुत खुश थे पहले के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। लगता था कि कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है और एक फेवरेबल डिसीजन है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को ज्यादा वैल्यू दे रहा है देन स्ट्रे डॉग्स। लेकिन आज का जो डिसीजन अभी तक जितना समझ में आया है कि शायद फिर से वापस हम वहीं जा रहे हैं जहां स्ट्रे डॉग को रिलीज करने की बात हो रही है, उसी एरिया में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर कुछ सवाल भी हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि देश भर में जगह जगह अलग अलग फीडिंग एरियाज बनाए जाएंगे, फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये फीडिंग एरियाज को कैसे बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा कि फीडिंग एरियाज कहां बनेंगे, फीडिंग पॉइंट्स कहां बनेंगे, ये कैसे तय होगा। इन्हें बनाने के लिए किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, इसे बनाने में कितना समय लगेगा, कोई समय सीमा तो बताई नहीं। इसे बनाने के लिए बहुत पैसा भी खर्च होगा और इसका बजट कहां से आएगा, ये पैसा कहां से आने वाला है। इसके लिए अलग स्टाफ अगर रखा जाने वाला है, कर्मचारी अगर रखे जाएंगे तो उन कर्मचारियों की भर्ती कब होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या अलग अलग राज्य सरकारें अब इसमें कोई अलग विभाग बनाएंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि जो हिंसक स्ट्रे डॉग्स होंगे, यानी जो कुत्ते बहुत आक्रामक हैं, उन्हें दोबारा सड़कों पर या गलियों में नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा। लेकिन आज हमारे मन में सवाल यह है कि यह कैसे तय होगा कि कौन सा स्ट्रे डॉग हिंसक है और कौन सा नहीं है। कैसे हमारे देश में करोड़ों स्ट्रे डॉग्स हैं, करोड़ों की संख्या है, इतने करोड़ कुत्तों को आप कैसे यह तय करेंगे कि इनमें से किसका व्यवहार आक्रामक है और किसका व्यवहार शांत है। हम कितने कुत्तों को इन शेल्टर होम्स में रखेंगे और कितने कुत्तों को हम वापस गलियों में, उनके इलाकों में और सड़कों पर छोड़ाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन इस मामले में जो लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो निजी रूप से इन स्ट्रे डॉग्स की मदद करते हैं, बहुत सारे हमारे देश में एनजीओज भी हैं जो इन स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करते हैं। लेकिन उन सभी से अब हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। अब जो भी है यही है, आप इससे सहमत हों, असहमत हों, आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, अब जो भी है यही है और आपको अपना जो काम करना है वो इसी फैसले के दायरे में रहकर करना है, इसी नियम के दायरे में रहकर अब आपको काम करना है। पिछले दिनों हमने देखा कि हमारा देश दो हिस्सों में बंट चुका था। सोशल मीडिया पर भी अगर आपने देखा होगा, ऐसा लगता था देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक वो लोग हैं जो इन स्ट्रे डॉग्स के समर्थन में हैं और एक वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से इंसान की ज़िंदगी खतरे में आ गई है, बच्चों की ज़िंदगियां खतरे में आ गई हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, इन्हें हम सड़कों पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद आप देखिए, आज हम इन कुत्तों के बारे में कह रहे हैं कि ये बड़े आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन जब ये जो दो पक्ष अपनी बात रखते थे तो ये भी इतने आक्रामक हो गए थे। दोनों में से किसी भी एक पक्ष को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था और दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं होना चाहते थे। इसलिए आज हम इन दोनों पक्षों से ये कहना चाहते हैं कि आप आपस में बटिए मत। एक बार और आप ये दो टीम बनाकर मत खेलिए, एक दूसरे के विरुद्ध काम मत कीजिए, मिलकर काम कीजिए, मिलकर कुछ ऐसा काम कीजिए, ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि इंसान की जिंदगी भी खतरे में ना हो, हमारे देश में जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहें, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर हैं इनके साथ भी कहीं कोई नाइंसाफी ना हो जाए, क्योंकि ये जानवर आपसे कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनका कोई घर नहीं है और आज इंसान ने ही इनके घर छीन लिए हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे कुत्ते अगर आपको आक्रामक दिखाई भी देते हैं तो उसके पीछे एक वजह है। अगर आप किसी से उसका घर छीन लेंगे, उसका इलाका छीन लेंगे, अगर दिन रात उन्हें दुत्कारा जाएगा, अगर वो दिन रात भूखे रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, तो फिर उसका व्यवहार कैसा होगा आप सोचिए। इसलिए इन दोनों पक्षों को मिलकर आज काम करना होगा एक साथ, ताकि हमारा देश
हमारे देश के शहर एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बन सके। अब आपको बिहार की राजनीति में लेकर चलते हैं और हम बिहार में विकास वर्सेस वोट चोरी की पॉलिटिक्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार में विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है। उन्होंने बेगूसराय में उत्तर भारत और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का आज एक अलग स्टाइल में अभिवादन किया और उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। 74 वर्ष के नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी का हाथ पकड़कर इस पुल पर खड़े हुए थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग बिहारी अंदाज में अपना ये गमछा लहराया और एक बिल्कुल नए अंदाज में बिहार के लोगों का अभिवादन किया। तो यह तस्वीर भी आज देखने वाली है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ खड़े हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। पटना जिले के मोकामा को बेगूसराय से जोड़ने वाले इस 6 लेन के पुल की लंबाई 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसकी वजह से बिहार के कई शहरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और बिहार की समृद्धि का महासेतु इसे कहा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गयाजी और बेगूसराय में एक रोड शो भी किया और इस साल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का यह 6ठा दौरा है और यहां से आज उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने पहला संदेश लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिया है। नए एंटी करप्शन कानून की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ उन पार्टियों और उनके नेताओं को परेशानी हो रही है जिन पर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं और जो जमानत पर बाहर हैं। बिहार की बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। असल में राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं, जबकि तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में जमानत पर हैं। और यह संदेश इन दोनों के लिए था, इन दोनों परिवारों के लिए था। बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठ अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को घुसपैठियों से भी सावधान किया और कहा कि सरकार डेमोग्राफी मिशन शुरू करेगी और घुसपैठियों को रोजगार और अधिकार छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बिहार में रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को रोकने के नाम पर बिहार के असली वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जबकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां बिहार में एसआईआर का विरोध कर ही इसलिए रही हैं क्योंकि इसके जरिए वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को हटाने की कोशिश हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, अब ये देखिए। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। बिहार के आप सभी लोग
देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। कुछ उदाहरण देखिए बिहार के कुछ जिलों के। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है और वहां 126% आधार कार्ड बने हैं। सोचिए हर 100 लोगों में 126 आधार कार्ड कैसे बन गए, और यह आंकड़ा बिहार में सबसे ज्यादा है। पूर्णिया में 38% मुस्लिम जनसंख्या है, वहां 121% आधार कार्ड है। कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, वहां 123% आधार कार्ड है। अररिया में लगभग 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि वहां 123% आधार कार्ड है। जहानाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 6.5% है और 97% आधार कार्ड है। रोहतास में भी 10% मुस्लिम आबादी है, जबकि लगभग 103% आधार कार्ड वहां पर भी मौजूद है। एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि यहां पर हम बिहार में रहने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हमारा इशारा उनकी तरफ नहीं है। जो भारत में रहने वाले भारतीय मुस्लिम हैं, यहां पर हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और आधार कार्ड भी ज़्यादा बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम वोटर हैं, जो हमारे असली वोटर हैं, जो हमारे देश के असली नागरिक हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। समस्या ये है कि बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, दूसरे देशों से अलग अलग गैर कानूनी तरीकों से जो लोग भारत में आ गए हैं, असल में ये वो मुसलमान हैं। और इन मुसलमानों की वजह से भारत में रहने वाले जो हमारे सच्चे मुसलमान हैं, जो भारतीय हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। और ये सब कुछ एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। चुनाव जीतने का एक मॉडल है जिसमें बहुत सारी पार्टियां इसी आधार पर आज से नहीं, आज़ादी के समय से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं, क्योंकि ये एक आसान सा काम है कि वोटर लिस्ट में कुछ बाहरी लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं। वो बाहरी लोग हैं जो बांग्लादेश से यहां आ गए हैं और फिर उनके आधार पर मामूली मार्जिन से चुनाव जीत लिया जाता है। अब आपको नए भारत के बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक फिल्म के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1974 में एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। समाज में जो कुछ चल रहा होता है उसी पर फिल्में बनाई जाती हैं, और फिल्मों के जो नाम होते हैं वो भी इसी बात पर रखे जाते हैं, उसी विचार पर रखे जाते हैं जो समाज में चल रहा है। और इस फिल्म का जो नाम रखा गया वो इसलिए रखा गया कि उस समय लोगों की जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज अगर लोगों को तब मिल जाती थी, इसके आगे लोग सोचते नहीं थे। बुनियादी जरूरत यही थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन 51 साल बाद आज नए भारत के लोग रोटी की जगह इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हैं, ऑनलाइन खाना मंगाकर खा रहे हैं, कपड़े के लिए आजकल फैब्रिक सॉफ्टनर खरीद रहे हैं, और मूलभूत मकान की जगह आजकल लोगों को स्मार्ट मकान चाहिए। स्मार्ट होम्स लोग बना रहे हैं जिसमें लेटेस्ट गैजेट्स हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल, आपने आखिरी बार महीने भर का सामान खरीदने की शॉपिंग लिस्ट कब बनाई थी, और आखिरी बार आपने एक ही बार पूरे महीने की शॉपिंग कब की थी, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था? आप में से ज्यादातर लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल आप महीने में एक बार नहीं, महीने में 2 बार नहीं, महीने में 3 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, बल्कि लगभग हर रोज शॉपिंग करते हैं। और यही है नया भारत। नए भारत में शॉपिंग के जो ट्रेंड्स हैं कैसे बदल रहे हैं, अब ये देखिए। आप में से बहुत सारे लोग तो दिन में, एक ही दिन में कई बार शॉपिंग करते होंगे। इसीलिए आजकल लोगों की शॉपिंग लिस्ट बदल गई है। अब लोगों की शॉपिंग लिस्ट में अनप्लैन्ड शॉपिंग है, गैर जरूरी वस्तुओं की शॉपिंग है। दरअसल आजकल लोग एक प्रयोग करना चाहते हैं, नई चीजों को ट्राई करना चाहते हैं। उन्हें नई चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उन्हें ट्राई करना चाहते हैं कि देखते हैं ट्राई करके ये चीज कैसी है।
मान लीजिए आज आपको एक कमीज चाहिए, एक शर्ट चाहिए, लेकिन आप दो ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि दूसरी सस्ती मिल रही है या कुछ एक और आपको पसंद आ गई, तो आप 1, 2, 3 शर्ट्स ले लेते हैं। इसीलिए सोच समझकर खरीदारी करने का जो जमाना है वो बीत चुका है। आज का जो दौर है उसमें जो विचार है वो ये है, सोचो मत, बस खरीद लो। आज हमारे देश के जो युवा हैं इस ट्रेंड को सबसे ज्यादा बदल रहे हैं। आज लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो तेजी से बदल रहा है, इसलिए खर्च और शॉपिंग का तरीका भी बदल गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, बाजार जाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पर अलग अलग वस्तुओं के करोड़ों रील्स मौजूद हैं। कैसे खरीदना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, और रील्स देखते हुए आपको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो आप उसी वक्त उसे खरीद लेते हैं या अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेते हैं। आजकल हर किसी के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में 10 से 20 प्रोडक्ट्स या तो शॉपिंग कार्ट में हमेशा रहते हैं या फेवरेट्स की लिस्ट में रहते हैं। शॉपिंग का यह नया ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। पहले यह सिर्फ महानगरों तक हो रहा था। आज देश के छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में हर साल औसतन भारतीय जो लोग थे वो पूरे साल में 135 बार शॉपिंग करते थे, लेकिन 2024 में यह संख्या बढ़कर 156 बार हो गई। तो देखिए, पहले 135 बार पूरे साल में 2020 तक, और अब 156 बार भारत के लोग औसतन शॉपिंग कर रहे हैं। यानी आज भारत के लोग हर तीसरे दिन शॉपिंग करते हैं। अब लोगों के खर्च करने का तरीका भी बदल रहा है। गांव में अब कपड़ों को धोने के दौरान फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल हो रहा है। गांव के लोग फैब्रिक सॉफ्टनर खरीद रहे हैं, और ये जब स्टडी की गई तो पता चला कि फैब्रिक सॉफ्टनर की जो खपत है अब गांव में भी बढ़ रही है। अभी तक ऐसे जो सामानों का इस्तेमाल बड़े शहरों में होता था, सिर्फ उन घरों में होता था जहां लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है। आम भारतीय घरों में अब इंस्टेंट नूडल्स का इस्तेमाल 4 वर्षों में 21% तक बढ़ चुका है, जबकि स्नैक्स का इस्तेमाल, जो पश्चिमी स्नैक्स हैं, 25% तक बढ़ा है। आजकल भारत के लोग ग्रीन टी पी रहे हैं, ओट्स के बिस्किट खा रहे हैं, रेडी टू ईट खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज शहरों में जिन परिवारों की कमाई जो है वो साल की कमाई 40 लाख से ऊपर है, उन घरों में इंस्टेंट कॉफी, फ्रोजन फूड्स, ओट्स और महंगे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आज लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, जरा देखिए। 2014 में भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी 86,000 रुपए के आसपास थी, और 2023 में यह बढ़कर 1,88,000 रुपए हो गई। आज महंगाई पिछले 8 साल में सबसे कम है। आज लोगों की आमदनी बढ़ रही है और उसके मुकाबले महंगाई कम बढ़ रही है। शॉपिंग को अक्सर रिटेल थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि यह लोगों के मूड को ठीक करती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको शॉपिंग करके थोड़ी खुशी मिलती है, हालांकि वो क्षण भर की खुशी होती है, और आपके दिमाग में भी इस प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। इसीलिए लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए भी शॉपिंग करते हैं। आज रील्स की तरह शॉपिंग भी एक टाइम पास का तरीका है। लोग कई कई घंटे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को देखते रहते हैं और फिर उन हजारों प्रोडक्ट्स में से 1 या 2 खरीद भी लेते हैं। हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में हजारों नए स्वदेशी ब्रांड्स बने हैं। खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स जैसे सेक्टर्स में ऐसे नए भारतीय ब्रांड्स आ चुके हैं जिनके प्रोडक्ट्स सस्ते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। अब जिनकी आमदनी कम है वो भी अच्छा सामान भारत में खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में शॉपिंग के पैटर्न में आए बदलाव से 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला, आज हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से आगे बढ़कर कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी बन रहे हैं। यानी आज भारत केवल एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से चलने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, एक बड़ा इंजन है। इसलिए आज हमारे देश पर ट्रंप के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अब छोटे छोटे शहरों और गांवों में लोगों की कमाई बढ़ रही है, वो खुलकर खर्च भी कर रहे हैं। खास तौर पर यह ट्रेंड युवाओं में ज्यादा है। और तीसरा, लाइफस्टाइल से जुड़े महंगे प्रोडक्ट्स अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है उनका लाइफस्टाइल भी बदल रहा है। और यही है बदलता हुआ नया भारत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया कैसे हमारी भाषा को बदल रहा है।
कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारे सोचने समझने का और जीने का तरीका नहीं बदला है, बल्कि ये तेजी से हमारी भाषा को भी बदल रहा है। हमारी भाषा में लगातार नए बदलाव आ रहे हैं। शायद आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं होंगे। आज सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ट्रेंड्स, मीम्स और इमोजी सिर्फ मजाक या टाइम पास नहीं रहे, अब ये डिक्शनरी का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में लोकप्रिय कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 6000 से ज़्यादा नए शब्द इस बार जोड़े गए हैं और इन शब्दों में से कई शब्द सोशल मीडिया से आए हैं या फिर इंटरनेट कल्चर से आए हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल किए गए बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें से मैं धीरे धीरे आपको कुछ नए शब्द बताता हूँ। एक शब्द है डेलुलू। डेलुलू शब्द डिल्यूजनल से बना है, अंग्रेजी में डिल्यूजनल। सोशल मीडिया पर बहुत सारे युवा अब इसका इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का मतलब है जब कोई इंसान वास्तविकता से हटकर सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में जीता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की अपने फेवरेट हीरो को ही सच में अपना बॉयफ्रेंड मानने लगे तो उसके दोस्त शायद उससे कहेंगे कि तुम तो पूरी तरह से डेलुलू हो। तो इस तरीके के शब्द आजकल चल रहे हैं। एक और नया शब्द चला है ट्रेड वाइफ। ये शब्द ट्रेडिशनल वाइफ से बना है। इसका मतलब है एक शादीशुदा महिला जो खाना बनाती है, घर का कामकाज करती है, हाउसवाइफ है और सोशल मीडिया पर कंटेंट भी बनाती है। स्किबिडी ये एक और शब्द है, इसे भी जोड़ा गया है डिक्शनरी में। ये शब्द रशियन बैंड लिटिल बिग के गाने स्किबिडी से प्रेरित है, वहां से आया है और ये गाना 2018 में रिलीज हुआ था और इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गया था। इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी चीज को कूल या फिर खराब बताने के लिए किया जाता है और कई बार इसका इस्तेमाल सिर्फ मजाक के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से एक और नया शब्द जोड़ा गया है जिसे कहते हैं ल्यूक, LEWK। इस शब्द का इस्तेमाल आज की युवा पीढ़ी किसी विशेष स्टाइल, आउटफिट या लुक को दर्शाने के लिए करती है, खास तौर पर जब वो अनोखा और इंप्रेसिव हो। एक और शब्द ऐड किया गया है जिसे कहते हैं रिज, RIZZ। रिज युवा पीढ़ी का नया स्लैंग है। इसका मतलब है किसी को आकर्षित करने या इंप्रेस करने की कला। यह युवा पीढ़ी के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय शब्द है जिसे गेमिंग, चैटिंग और सोशल मीडिया पर काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 5 शब्द हमें दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ किताबों में सीमित नहीं रहती, बल्कि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इंटरनेट की दुनिया से भी बदलती है। भाषा कैसे धीरे धीरे बदलती जा रही है। जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, हमारा लाइफस्टाइल बदलता है, हम किन चीज़ों को कंटेंट के रूप में कंज्यूम करते हैं वो बदलता है, हमारी किताबें बदल जाती हैं, वैसे वैसे ही हमारी भाषा भी धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नए शब्द भाषा को मजबूत कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे भाषा की गहराई को खत्म कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद किस प्रकार का साहित्य लिखा जाएगा, आज आप जरा कल्पना करके देखिए। शायद आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे।
क्या आने वाली पीढ़ी की भाषा अब रील्स, मीम्स, सोशल मीडिया और इमोजीज पर निर्भर होगी? और आने वाले ज़माने में जब आप कोई भी साहित्य पढ़ेंगे तो क्या आपको इस प्रकार के शब्द पढ़ने को और सुनने को मिलेंगे? ये आज एक बड़ा प्रश्न है। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है